हेलो स्टूडेंट्स आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है ग्लोब में क्या अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, यानी कि पृथ्वी का एक ऐसी तस्वीर या पृथ्वी का एक फ़ोटो जिसे हम कह सकते हैं पृथ्वी की सारी गतिविधियाँ, पृथ्वी पर क्या महासागर, महाद्वीप, देश विदेश, मतलब कहाँ कौन सी चीज़ है, ये सब कुछ हम एक साथ एक जगह बैठकर नहीं देख सकते। इसीलिए जो पृथ्वी का फ़ोटो जिसे हम बोलते हैं या पृथ्वी का प्रारूप जिसे हम बोलते हैं वो होता है बच्चों ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के ज़रिए हम किसी भी देश की स्थिति, किसी भी महासागर की स्थिति कि वो कहाँ है, कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये सब कुछ हम ग्लोब पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या है। पिछले अध्याय में पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, ये आप देख भी रहे होंगे इसमें ये पृथ्वी का ही रूप है ना, बिल्कुल पृथ्वी इसी टाइप के है। जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर से, ध्रुव कैसे, यहाँ पे ये ध्रुव है ना, ये ध्रुवों पर से चपटी है। ठीक है, और क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके बच्चों, तो क्या है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती होगी? क्या आप देख सकते होगे वो पृथ्वी कैसी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें, यानी कि ग्लोब ही ऐसा जरिया है जिससे हम देख सकते हैं। क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि ग्लोब के जरिए हम उसका वास्तविक रूप देख सकते हैं, किसका? पृथ्वी का। ठीक है बच्चों, फिर एक ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जिनको एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। दूसरे होते हैं पॉकेट ग्लोब जिनको पॉकेट में रखकर यानी कि मोड़ तोड़ कर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और उनको जब जैसे कार्टून वगैरह वो होते हैं उनमें हवा भर ली जाती है, वो फूल जाते हैं, फिर उसके बाद यूज़ ना हो तो उसे गुब्बारे की तरह एक इकट्ठा करके रख लिया जाता है। ऐसे ग्लोब क्या होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, यानी कि ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल टिके हुए होते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं, इनको घुमाया जा सकता है, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। इसी प्रकार बच्चों हमारी पृथ्वी भी इसकी तरह ही घूमती है। अगर ये नहीं घूमेगी तो दिन रात नहीं होंगे, पृथ्वी के घूमने की वजह से ही तो दिन रात होते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, यानी कि ग्लोब एक बॉल की तरह, मैंने आपको बताया ग्लोब एक बॉल की तरह होता है, लेकिन बॉल पर भी अगर हम कुछ नहीं देखेंगे, प्लान होगा तो किसी स्थान को थोड़ा ही ना दर्शा सकते हैं। तो उस स्थान को दर्शाने के लिए उस पर क्या किया गया है, कुछ अक्षांश रेखाएं, यानी कि कुछ रेखाएं खींची गई हैं, कुछ बिंदु लगाए गए हैं, कुछ स्थिति दर्शाई गई है ग्लोब पर, जिसके जरिए हम पृथ्वी की स्थिति को जान सकते हैं। ओके बच्चों, क्या है इसमें आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। देखो जैसे ये है ना, सुई यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है बच्चों, ये सुई ध्यान से देखो, इसमें गलत हो गई, ये यहाँ से लेके ठीक है बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष कहा जाता है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव हैं, ये और ये। ठीक है बच्चों, फिर है उसके बाद अब यह प्रश्न उठता है कि उसके बाद ग्लोब पर भी दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे बच्चों ये है ग्लोब, तो ये कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे पश्चिम है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर ऐसे ऐसे घूमती है, पूरा चक्कर गोल गोल लगाती है। ठीक है बच्चों, फिर है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो इस पर रेखाएं बनाई जाती है बच्चों, ये ऐसे ऐसे, ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ये
ग्लोब है बच्चों, इसके बिल्कुल बीच में, ये यहाँ पर बिल्कुल बीच में क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, या इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या इसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, या इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी चित्र के माध्यम से। ठीक है बच्चों, जो ये बिल्कुल बीच में है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, 0 डिग्री रेखा। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा इसको बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखो ये बिल्कुल बीच की लाइन हो गई, ये तो बिल्कुल बीच की लाइन हो गई ना बच्चों। ठीक है, जो इसके ऊपर का भाग हुआ ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, और जो ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक बने काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो ये बीच की लाइन है इसको काल्पनिक रेखा या भूमध्य रेखा अभी मैंने बताया आपको कहते हैं, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि एक भूमध्य रेखा के जरिए ही हम किसी भी देश की स्थिति को जानते हैं कि वो कहाँ स्थित है। फिर है बच्चों, विषुवत रेखा से ध्रुव तक, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा, जैसे बच्चों ये वाला चित्र भी है, इसमें जो ये भूमध्य रेखा हो गई बीच की, और जो इसके ऊपर का पार्ट होगा, जो भी इसके ऊपर रेखाएं चलेंगी ऐसे ऐसे, या फिर जो नीचे रेखा चलेंगी ऐसे ऐसे, इनको जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलेंगी उनको तो कहा जाएगा अक्षांश रेखाएं, और जो नीचे की ओर चलेंगी उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा इन्हें, ऊपर वालियों को, और जो इस 0 डिग्री से नीचे की ओर चलेगी इनको कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है बच्चों, विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अंश को दर्शाती है, यानी कि 0 डिग्री जो रेखा होती है वो 0 को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अंश को दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यही मैंने आपको बताया है। चूँकि ये वाली 0 डिग्री की लाइन होती है और इसके ऊपर भी 90 रेखाएं होती है और इसके नीचे भी 90 रेखाएं होती है। जो ऊपर वाली 90 रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश को दर्शाती हैं और जो नीचे वाली हैं वो दक्षिणी अक्षांश को दर्शाती हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत के दक्षिणी इससे सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसी यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर उ या द दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ये बच्चों लिख रहा है ना, उ और उ यहाँ पे लिख रहा है, द और द के नीचे द के आगे डिग्री बना देते हैं 0 सी, तो उसको बोलते हैं उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए अगर हम देखें महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवृत्त वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवृत्त वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है बच्चों, फिर है महत्वपूर्ण अक्षांश। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इन्हें। क्या है महत्वपूर्ण अक्षांश? विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री, ये बिल्कुल बीच में है, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी। इसके ऊपर दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। 4 अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री पर यह है कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, फिर है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, यानी कि अगर हम दक्षिण में आ जाते हैं तो नीचे 23.5 डिग्री पर कौन सी है? मकर रेखा। फिर उसके बाद विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री में उत्तर में उत्तरी ध्रुव, ये 66.5 डिग्री में है उत्तरी ध्रुव, और 66.5 डिग्री अगर हम नीचे आ जाते हैं विषुवत वृत्त के रेखा के नीचे दक्षिण में आ जाते हैं तो ये हो जाता है दक्षिण ध्रुव। ठीक है बच्चों, फिर इसमें है पृथ्वी के ताप एवं कटिबंध। अब हम इसको पढ़ेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको आगे एक चित्र के माध्यम से सारी चीज़ें समझाऊंगी, अभी आप चैप्टर पढ़िए।
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीतकटिबंध कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको आगे आपको एक चित्र के माध्यम से ये वाली चीज़ें सब समझाऊंगी। इसके बाद है देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? किसी स्थान को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं महाद्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की और इन स्थितियों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया ग्लोब पर जो ऐसी लाइनें जा रही थी, यानी कि विषुवत रेखा से जो ऊपर की लाइन ऐसे जा रही थी, उनको कहा था अक्षांश। लेकिन जो नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे लाइन आएंगी, ये आप देख रहे हैं ना, जो ये लाइनें आ रही हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के मापों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट के सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों पर तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्या है बच्चों? अक्षांश रेखाओं का वृत्त एक साथ बनता है, लेकिन इनकी क्या होती है? ध्रुवों पर दूरी घट जाती है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ज़्यादा समझ आता है। जहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती हैं, यहाँ पर सारी जगह पर सारी ये मिलती हैं। अक्षांश रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व के पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसके बीच में यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ ऐसे, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होंगी वो कितनी होंगी? 180। कितनी होंगी बच्चों? 180। और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होंगी वो कितनी होंगी? वे भी 180 होंगी। ठीक है बच्चों, तो 180 हो गई बच्चों। लेकिन अक्षांश, अगर मैं अक्षांश की बात करूं, अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी थी, जो ये अक्षांश रेखाएं थी, यानी कि ऐसे अगर हम लाइन पढ़ती थी तो कितनी थी? 90 ऊपर की साइड थी और 90 नीचे की साइड थी और बीच में एक 0 डिग्री लाइन थी। ठीक है बच्चों, फिर है इसमें, अब हम इसको एक चित्र से समझते हैं। ये सारी चीज़ मैंने जितनी भी आपको बताई है, अब हम एक चित्र से समझते हैं। इसमें क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले यही मैंने आपको बताया। इसमें क्या है? जो आप देख रहे हो सूरज, ये सन है हमारा। सन की जब किरणें पड़ती हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे जा रहा है प्रकाश, तो जिस भाग पर इसके सूरज की किरणें पड़ती हैं वो होता है इसका प्रकाशित भाग, यानी कि यहाँ पर होगा दिन। क्या होगा बच्चों? दिन। लेकिन जिस भाग पर सूरज की गर्मी, यानी कि सूरज नहीं पड़ता है, सूरज की किरणें नहीं पड़ती है, वो होता है अप्रकाशित भाग। कौन सा होता है? अप्रकाशित भाग। और जहाँ पर होती है रात, बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है प्रकाश चक्र। बात समझ में आई? उसके बाद हम आते हैं ये होता है, यह उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी को अगर बीच से काट दिया जाए, ठीक है, तो वो संतरे की तरह खुल जाती है। पृथ्वी को अगर काट दिया जाए तो ये जो काटती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके ही 3 नाम और कौन कौन से हैं? वृहत व्रत, यानी कि सबसे बड़ा व्रत, क्योंकि ये गोला पूरा होता है। हम पृथ्वी का एक पार्ट देख पा रहे हैं, पिछला पार्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो ये और इसका नाम क्या है? व्रत है। और इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है, और विषुवत रेखा भी इसी को ही कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा की लाइन है, जिसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर,
वृत्त और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा और 0 डिग्री रेखा, ये सब इसी के नाम है। अगर पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए तो जो बीच से लाइन काटेगी, जिसको काल्पनिक रेखा जो लाइन काटेगी वो कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों, जब पृथ्वी 2 भागों में बट गई तो इसके 2 भाग हुए कौन कौन से? जो ऊपर का यानी कि उत्तर का भाग हुआ वो उसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग हुआ उसे कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आई बात? उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमने कौन सी पूर्व से पश्चिम की ओर काटी है इसको, ठीक है, बीच से काटे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी है उसको बीच से यानी कि लंबवत काटते हैं। अगर हम लंबवत काटते हैं यानी कि नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर हम काटते हैं तो वो 2 भागों में बढ़ती है। कौन कौन से? पूर्वी देशांतर और यहाँ पे कटती है पश्चिम देशांतर। किस भाग में बढ़ती है? पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर। जो 0 डिग्री बीच की जो लाइन है इसको क्या कह देते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है और प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है। ओके बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे। जो अक्षांश रेखाएं होती है बच्चों वे सारी ऐसे ऐसे चलती हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर लाइनें चलेंगी, ठीक है, वो होंगी अक्षांश रेखाएं, ये सारी होंगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो नॉर्थ से साउथ यानी कि ऐसे ऐसे चलेंगी ये होंगी बच्चों देशांतर रेखाएं। कौन सी होंगी? देशांतर रेखाएं। बात समझ में आई? उसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये अक्षांश रेखाएं हैं बच्चों इनकी संख्या होती है 90। ठीक है बच्चों, और 90 ही नीचे होती है तो ये कितनी हो, और एक बीच में जा रही है तो ये कितनी हो गई? 181, क्योंकि 90 ऊपर हो गई 90 नीचे हो गई और +1 बीच वाली हो गई तो कितनी हो गई? 180, यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 181। ठीक है, और अगर हम 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में कितनी होती है बच्चों? 180 इधर की साइड होती है और 180 इधर की साइड होती हैं। ठीक है बच्चों, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। फिर हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट कटिबंध है वो हम पढ़ते हैं। इसमें देखो ये बीच में आ गया आपका भूमध्य रेखा, ये आ गई आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री जाते हैं तो ये हो गई कर्क रेखा, और अगर हम इसके 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो ये कौन सी हो गई? उत्तरी ध्रुव। अगर हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री के नीचे आते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा पर तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और इसके अगर हम 66.5 डिग्री नीचे आते हैं तो ये बन गया शीत कटिबंध। ओके बच्चों, मैंने आपको बताया 90 + 1 181 हो गया, तो ये हो गई अक्षांश रेखाओं की संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपको चित्र को समझने हैं सबको। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझा होगा। आपका मैंने पूरा चैप्टर इसी में कवर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।